जय हिंद दोस्तों। आज हम अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें का तीसरी आदत पहली चीज़ें पहले रखें पेज नंबर 190 से शुरू कर रहे हैं। नया साल है दोस्तों। इस साल आप प्रण कर लें कि कम से कम कुछ अच्छी बातें सुनना शुरू करें और उस पर अमल करना शुरू करें, क्योंकि अच्छी बातें इंसान को अच्छा बनाती हैं। और इसी वजह से मैंने अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें आपके लिए पढ़नी शुरू की है और इसी के एक अलग भाग में इसका खुलासा यानी कि इसमें क्या बातें बताई हैं स्टीफन आर कवी ने, उन बातों को रखना शुरू किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज से तीसरी आदत, पहली चीज़ें पहली रखें। व्यक्तिगत मैनेजमेंट के सिद्धांत। सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज़ें सबसे कम महत्वपूर्ण चीज़ों के रहमो करम पर कभी नहीं छोड़ी जाना चाहिए। गेटे। क्या आप एक पल ठहर कर नीचे दिए 2 सवालों का संक्षिप्त जवाब लिखेंगे? तीसरी आदत पर काम शुरू करते समय ये जवाब आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। पहला सवाल, आप कौन सा एक काम कर सकते हैं जो आप इस समय नहीं कर रहे हैं, जिसे अगर आप नियमित रूप से करें तो वह आपके व्यक्तिगत जीवन पर बहुत सकारात्मक फर्क डाल सकता है। दूसरा सवाल, आपके बिजनेस या व्यावसायिक जीवन में कौन सा एक काम इस तरह के परिणाम उत्पन्न कर सकता है? हम इन सवालों के जवाबों पर बाद में चर्चा करेंगे, परंतु आइए पहले तीसरी आदत को सही पृष्ठभूमि में रखकर देखते हैं। तीसरी आदत पहली तथा दूसरी आदतों का व्यक्तिगत फल और व्यवहारिक परिणाम है। पहली आदत कहती है, आप रचयिता हैं, आप जिम्मेदार हैं। यह कल्पना, विवेक, आत्मनिर्भर इच्छा और खासकर आत्म जागरूकता की 4 अनूठी मानवीय प्रतिभाओं पर आधारित है। पहली आदत आपको यह कहने की शक्ति देती है, मेरे बचपन या सामाजिक दर्पण से मुझे जो प्रोग्राम मिला है वह दोषपूर्ण है। मैं इसकी अप्रभावकारी स्क्रिप्ट को पसंद नहीं करता हूं, मैं इसे बदल सकता हूं। दूसरी आदत प्रथम या मानसिक रचना है। यह कल्पना पर आधारित है, यानी काल्पनिक तस्वीर देखने की योग्यता, संभावना देखने की क्षमता, अपने मस्तिष्क में वह रचने की क्षमता जिसे हम वर्तमान में अपनी आंखों से नहीं देख सकते। यह विवेक पर भी आधारित है, यानी अपने अनूठेपन तथा उन व्यक्तिगत और नैतिक दिशा निर्देशों को पहचानने की योग्यता जिनके अंतर्गत हम इसका सबसे सुखद रूप से प्रयोग कर सकते हैं। यह हमारे मूलभूत पैराडाइम्स तथा जीवन मूल्यों से गहन संपर्क है और इस काल्पनिक तस्वीर से भी जो हम बन सकते हैं। तीसरी आदत द्वितीय रचना यानी भौतिक रचना। यह पहली तथा दूसरी आदतों का परिणाम, वास्तविकीकरण और स्वाभाविक उत्पत्ति है। यह सिद्धांत केंद्रित बनने की दिशा में आत्मनिर्भर इच्छा का प्रयोग है। इसका मतलब है इसे हर दिन हर पल करना। पहली और दूसरी आदतें तीसरी आदत के लिए पूरी तरह अनिवार्य हैं। वे तीसरी आदत की अनिवार्य शर्त हैं। अपने प्रोएक्टिव स्वभाव को पहचाने बिना और इसे विकसित किए बिना आप सिद्धांत केंद्रित नहीं बन सकते। आप तब तक सिद्धांत केंद्रित नहीं बन सकते जब तक कि आप अपने पैराडाइम्स के प्रति जागरूक ना हों और यह न समझ लें कि उन्हें किस तरह बदला जा सकता है तथा सिद्धांतों के सामंजस्य में लाया जा सकता है। आप तब तक सिद्धांत केंद्रित नहीं बन सकते जब तक कि आपके पास यह जीवन दृष्टि या फोकस न हो कि आप कौन सा अनूठा योगदान दे सकते हैं। परंतु अगर आपके पास यह आधार या नींव है तो आप तीसरी आदत को अपनाकर यानी प्रभावकारी व्यक्तिगत मैनेजमेंट का अभ्यास करके हर दिन हर पल सिद्धांत केंद्रित बन सकते हैं। याद रखें, मैनेजमेंट, प्रबंधन, लीडरशिप नेतृत्व से बिल्कुल अलग है। लीडरशिप बुनियादी तौर पर दाएं मस्तिष्क की एक अत्यंत शक्तिशाली गतिविधि है। एक तरह से यह कला अधिक है। यह जीवन दर्शन पर आधारित होती है। आप जब
व्यक्तिगत लीडरशिप के मुद्दों का सामना कर रहे हों तो आपको जीवन के आधारभूत सवाल पूछना पड़ते हैं, परंतु एक बार जब आप उन मुद्दों से निपट लें और उन्हें सुलझा लें तो इसके बाद आपको खुद का प्रभावकारी ढंग से प्रबंधन करना होता है, ताकि आप ऐसा जीवन तैयार कर सकें जो आपके जवाबों के तालमेल में हो। अगर आप सही जंगल में ही ना हो तो अच्छे प्रबंधन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, परंतु अगर आप सही जंगल में हैं तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। दरअसल अच्छी तरह प्रबंधन करने की योग्यता द्वितीय रचना की गुणवत्ता को, यहाँ तक कि इसके अतिरिक्त को भी निर्धारित करती है। मैनेजमेंट प्रभावकारी आत्म अनुशासन का बाएं मस्तिष्क का पहलू है, जिससे चीज़ों को टुकड़ों में तोड़ना, विश्लेषण करना, क्रम में रखना, विशिष्ट उपयोग और समयबद्धता शामिल हैं। व्यक्तिगत प्रभावकारिता का मेरा सूत्र है, बाएं से प्रबंधन करो, दाएं से नेतृत्व करो। आत्मनिर्भर की इच्छा शक्ति। आत्म जागरूकता, कल्पना और विवेक के अलावा आत्मनिर्भर इच्छा या चौथी मानवीय प्रतिभा है, जो प्रभावकारी आत्म प्रबंधन को सचमुच संभव बनाती है। आत्मनिर्भर इच्छा निर्णय लेने और विकल्प चुनने तथा उनके अनुरूप कार्य करने की योग्यता है। यह खुद पर कार्य करवाने के बजाय कार्य करने की क्षमता है। यह प्रोएक्टिव तरीके से उस प्रोग्राम पर कार्य करने की क्षमता है जिसे हमने अन्य 3 प्रतिभाओं की मदद से तैयार किया है। मानवीय इच्छा बहुत अद्भुत चीज है। यह अविश्वसनीय बाधाओं को परास्त करके बार बार विजयी हुई है। इस दुनिया में हेलन केलर जैसे बहुत से लोग आत्मनिर्भर इच्छा की शक्ति और महत्व का अद्भुत प्रमाण देते हैं, परंतु जब हम प्रभावकारी आत्म प्रबंधन के संदर्भ में इस प्रतिभा की जांच करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि आमतौर पर स्थायी सफलता उस प्रयास से नहीं मिलती जो नाटकीय हो, जो लोगों को दिखे, जिसे जीवन में एक बार या बिना किसी सहायता के किया जाए। सशक्तिकरण यह सीखने से आता है और कि जिन निर्णयों को हम रोज लेते हैं उन्हें लेने में इस महान प्रतिभा का प्रयोग किस तरह किया जाए। हमने अपने रोजमर्रा के जीवन में आत्मनिर्भर इच्छा किस हद तक विकसित की है, इसे हमारी व्यक्तिगत अखंडता द्वारा मापा जाता है। अखंडता मूल रूप से वह जीवन मूल्य है जिसे हम खुद पर लागू करते हैं। यह खुद से वादे करने और उन्हें पूरा करने की योग्यता है। यह उसी अनुरूप जीना है जो हम कहते हैं। यह स्वयं का सम्मान है, चरित्र आधारित नीतिशास्त्र का मूल हिस्सा है और प्रोएक्टिव विकास का सार है। प्रभावकारी मैनेजमेंट का अर्थ है पहली चीज़ों को पहले रखना। जहां लीडरशिप यह तय करती है कि पहले चीज़ें क्या हैं, वही मैनेजमेंट उन्हें हर दिन हर पल पहले स्थान पर रखता है। मैनेजमेंट का अर्थ है अनुशासन, निर्णयों पर अमल करना। अनुशासन शब्द शिष्य शब्द से बना है। किसी जीवन दर्शन का शिष्य, किसी सिद्धांत समूह का शिष्य, जीवन मूल्यों के किसी समूह का शिष्य, किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य का शिष्य, किसी असाधारण लक्ष्य या उस लक्ष्य का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति का शिष्य। दूसरे शब्दों में, अगर आप अपने प्रभावकारी मैनेजर हैं तो आपका अनुशासन भीतर से आता है। यह आपके आत्मनिर्भर इच्छा का परिणाम है। आप अपने गहन जीवन मूल्यों और उनके स्रोत के शिष्य या व समर्थक बन जाते हैं, और आप में इतनी इच्छा या तथा अखंडता होती है कि आप अपनी भावनाओं, भावावेग और मनः स्थिति को उन जीवन मूल्यों के अधीन रखें। मेरे प्रिय निबंधों में से एक है E.M. ग्रे का द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ सक्सेस, सफलता का सामान्य सूचक। उन्होंने अपना जीवन उस एक सूचक को खोजने में लगा दिया जो सभी सफल लोगों में समान हो। उन्होंने पाया कि वह सूचक कड़ी मेहनत, अच्छी किस्मत या कुशल मानवीय संबंध नहीं था। हालांकि सफलता पाने में ये सभी महत्वपूर्ण थे, बाकी तत्वों से ऊपर आने वाला सर्वोच्च तत्व तीसरी आदत के सार को समाहित करता है। पहली चीजों को पहले स्थान पर रखना
उनका निष्कर्ष था, सफल व्यक्तियों में ऐसे काम करने की आदत होती है जिसे करना असफल व्यक्ति पसंद नहीं करते। यह जरूरी नहीं है कि सफल लोगों को भी वह काम पसंद हो, परंतु उनकी नापसंदगी उनके लक्ष्य की शक्ति के अधीन रहती है। अपनी नापसंदगी को अधीन रखने के लिए एक लक्ष्य, एक मिशन, दूसरी आदत के जीवन मूल्य तथा दिशा के स्पष्ट एहसास की आवश्यकता होती है। इसके अलावा मन के भीतर एक प्रबल हाँ की आवश्यकता होती है, जो बाकी सभी चीज़ों को नहीं कहना संभव बनाती है। इसके लिए आत्मनिर्भर इच्छा शक्ति की आवश्यकता भी होती है। यानी जब आप किसी को नहीं करना चाहते हैं, तब उस काम को करने की शक्ति, उस क्षण के आवेग या आकांक्षा के अनुरूप कार्य करने के बजाय अपने जीवन मूल्यों के अनुरूप कार्य करने की शक्ति, यह आपकी प्रोएक्टिव प्रथम रचना के अनुरूप अखंडता से कार्य करने की शक्ति है। टाइम मैनेजमेंट की 4 पीढ़ियाँ। तीसरी आदत में हम जीवन तथा टाइम मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े कई सवालों पर विचार कर रहे हैं। इस रोचक क्षेत्र के आजीवन विद्यार्थी के रूप में व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि टाइम मैनेजमेंट के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ चिंतन का सार एक वाक्य में समाहित किया जा सकता है। अपने कामों को प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्थित करें और उस पर अमल करें। यह वाक्य टाइम मैनेजमेंट अवधारणा की 3 पीढ़ियों के विकास का प्रतिनिधित्व करता है। इसे सर्वश्रेष्ठ ढंग से कैसे किया जाए, इसके बहुत से उपाय बताए गए हैं और इस विषय पर बहुत सी पुस्तकें लिखी गई हैं। मानवीय प्रयास के कई अन्य क्षेत्रों के अनुरूप व्यक्तिगत मैनेजमेंट भी एक पैटर्न में विकसित हुआ है। प्रमुख विकासवादी आघात, जिन्हें एल्विन टॉफलर लहरों या वेव्स की संज्ञा देते हैं, क्रमशः एक के बाद एक आते हैं, जिनमें से प्रत्येक एक महत्वपूर्ण नया आयाम जोड़ता है। उदाहरण के लिए सामाजिक विकास में कृषि क्रांति के बाद औद्योगिक क्रांति हुई, जिसके बाद सूचना क्रांति हुई। हर क्रमिक लहर ने सामाजिक तथा व्यक्तिगत प्रगति के प्रवाह की रचना की। इसी तरह टाइम मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी हर पीढ़ी अपने पहले वाली पीढ़ी से आगे प्रगति करती है। हर पीढ़ी हमें अपने जीवन का अधिक नियंत्रण लेने की ओर आगे बढ़ाती है। नोट्स और कार्यसूची पहली वेव या पीढ़ी के सूचक थे। यह हमारे समय तथा ऊर्जा पर पड़ने वाले विभिन्न दबावों को पहचानने तथा उनसे निपटने की कोशिश थी। दूसरी पीढ़ी को कैलेंडरों तथा अपॉइंटमेंट बुक्स से पहचाना जा सकता है। यह वेव आगे की ओर देखकर भविष्य में होने वाली घटनाओं और कामों का समय निर्धारित करने की कोशिश करती है। तीसरी पीढ़ी वर्तमान टाइम मैनेजमेंट क्षेत्र को दर्शाती है। यह पुरानी पीढ़ियों के विचारों में प्राथमिकता का महत्वपूर्ण विचार जोड़ती है, यानी इसमें जीवन मूल्य स्पष्ट किए जाते हैं और उनके आधार पर कामों की महत्व की तुलना की जाती है। इसके अलावा यह पीढ़ी लक्ष्य निर्धारित करने पर ध्यान केंद्रित करती है। विशिष्ट दीर्घकालीन, मध्यकालीन और अल्पकालीन लक्ष्य। यह पीढ़ी अपने जीवन मूल्यों के सामंजस्य में इन लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में अपना समय और ऊर्जा लगाने पर जोर देती है। इनमें दैनिक योजना बनाने की अवधारणा भी शामिल है, जिसका अर्थ है कि आपके द्वारा निर्धारित सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों और गतिविधियों को हासिल करने के लिए आपके पास एक स्पष्ट तथा विशिष्ट योजना होना चाहिए। हालांकि तीसरी पीढ़ी का योगदान महत्वपूर्ण है, परंतु लोगों को यह एहसास होने लगा है कि कार्य कुशल समय निर्धारण और समय का नियंत्रण प्रायः विपरीत परिणाम देता है। जब फोकस कार्य कुशलता पर होता है तो ऐसी अपेक्षाएं जाग जाती हैं जो अच्छे संबंध विकसित करने या मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने का अवसर नहीं देती। इस वजह से रोजमर्रा के जीवन के सहज पलों का आनंद उठाने का अवसर नहीं मिल पाता है। परिणाम स्वरूप बहुत से लोगों ने टाइम मैनेजमेंट कार्यक्रमों और योजनाओं से मुंह मोड़ लिया है, क्योंकि उनकी वजह से वे बहुत पूर्व नियोजित और प्रतिबंधित अनुभव करते हैं। वे टब के पानी के साथ बच्चे को भी बाहर फेंक देते हैं। वे मूल्यहीन वस्तुओं के साथ मूल्यवान वस्तुओं को भी छोड़ देते हैं और एक बार फिर पहली या दूसरी पीढ़ी की तकनीकों की ओर वापस लौट जाते हैं, ताकि संबंधों, सहजता तथा जीवन की गुणवत्ता को बचा कर रखा जा सके। परंतु एक चौथी पीढ़ी का उदय हो रहा है, जिसकी प्रकृति बिल्कुल ही अलग है। यह मानती है कि दरअसल टाइम मैनेजमेंट वाक्यांश ही गलत है।
चुनौती समय का प्रबंधन करना सही नहीं है, बल्कि खुद का प्रबंधन करना है। संतुष्टि अपेक्षा में भी है और हासिल करने में भी, और अपेक्षा तथा संतुष्टि हमारे प्रभाव के वृत्त में स्थित है। चौथी पीढ़ी की अपेक्षाएं चीज़ों और समय पर ध्यान केंद्रित नहीं करती हैं। इसके बजाय वे संबंधों की रक्षा करने, उन्हें प्रगाढ़ बनाने तथा परिणाम हासिल करने पर अपना ध्यान केंद्रित करती हैं। यानी संक्षेप में वे पीसी संतुलन को कायम करने पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। कल से हम इससे आगे पढ़ेंगे, क्योंकि उनमें कुछ नक्शे हैं जिनको मैं स्क्रीन पर दे दिया करूँगा, ताकि आप जब मैं पढ़ता जाऊँ तो उसको देखते जाएं। इसलिए बाकी कल। जय हिंद, जय भारत।